हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग आ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लेक्चर 6 में। पहले वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ लिए थे। आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज बॉडी। बहुत सारा चार्ज बॉडी का जो सिस्टम होगा उसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा उसके बारे में समझिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक चार्ज बॉडी ये है, 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 मतलब चार अलग अलग चार्ज बॉडी हम लिए। अब चार्ज बॉडी ले लिए हैं तो उसके कारण से टोटल एनर्जी क्या होगा, ये भी मान लेते हैं कि ये वाला जो है इस वाले पर चार्ज है हमारा पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं इसमें जो चार्ज है वो है क्यू है, और इस वाला पर जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। बस मानने में क्या जाता है, हम कुछ भी मान सकते हैं कि ये भी है आपका क्या है, ये भी है चार्ज पॉजिटिव ही, इसको हम लोग मान लेते हैं Q2। ये जो आपको दिख रहा है ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज नहीं, इसको निगेटिव मान लेते हैं हम, कुछ नहीं होगा, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी मान सकते हैं। ये भी निगेटिव मान सकते हैं, ये Q4 है। तो अगर हम बोलेंगे कि इस चार अलग अलग चार्ज बॉडी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इस चारों चार्ज बॉडी के कारण टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी कितना होगा। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों के बीच में एनर्जी निकालेंगे, हम लोग इन दोनों के बीच में एनर्जी निकालेंगे, और हम लोग इन दोनों के बीच में एनर्जी निकालेंगे, और इन दोनों के बीच में भी एनर्जी निकालना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच में भी एनर्जी निकालना पड़ेगा। अब जितना प्रकार का एनर्जी आया है उन सब एनर्जी को हम जोड़ देंगे तो क्या टोटल एनर्जी निकल जाएगा। अब देखिए इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, देखिए क्योंकि ये जो चार्ज बॉडी है इस चार्ज बॉडी में ये एक चार्ज है इधर, एक चार्ज है इधर, और इन दोनों के बीच में भी कुछ सेपरेशन है। ये वाला चार्ज बॉडी है, इसमें ये वाला चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन है, ये वाला चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन है, ये वाला चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन है, इसके बीच में कुछ सेपरेशन है, इसके बीच में कुछ सेपरेशन है। तो कोई चार्ज बॉडी में ही उसका जो अलग अलग पॉइंट चार्ज होता है उसके कारण भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो अगर हम लोग टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहेंगे तो इस पर जितना सारा चार्ज है, इन दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी, इस चार्ज बॉडी में जितना सारा पॉइंट चार्ज है, जितना सारा पार्टिकल है जिसका चार्ज है उसके कारण टोटल एनर्जी निकालेंगे। इसमें जो है उसके कारण टोटल एनर्जी निकालेंगे, इसमें जो है उसके कारण टोटल एनर्जी निकालेंगे, इसमें जो है उसके कारण टोटल एनर्जी निकालेंगे, और बाद में इन दोनों के कारण एनर्जी, 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 और जितना सारा एनर्जी आएगा उन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इस प्रकार से एनर्जी जब भी देख रहे हैं हम लोग, तो एनर्जी दो अलग अलग तरीके से हम लोग निकालेंगे। एक है चार्ज बॉडी ए और एक है चार्ज बॉडी बी। ए और बी के बीच में जो एनर्जी निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, दोनों अलग अलग बॉडी है, तो ए और बी बॉडी के बीच में जो भी एनर्जी हम लोग निकालेंगे उस एनर्जी को बोलेंगे इंटरैक्शन एनर्जी। आई रिपीट, क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडी है, इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन के कारण जो एनर्जी होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरैक्शन एनर्जी। अब देखेंगे कोई बॉडी ए है या तो कोई बॉडी बी है, कोई बॉडी सी है, तो इसमें भी अलग अलग पार्टिकल का चार्ज अलग अलग है। तो कोई बॉडी में जो चार्ज है उस बॉडी का टोटल चार्ज आपको अगर निकालना है तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम लोग कुछ मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल चार्ज निकालिए किसी बॉडी का तो वो तो आ जाएगा हम लोग का, लेकिन टोटल चार्ज के कारण टोटल एनर्जी निकालिएगा तो वो एनर्जी इस बॉडी का खुद का एनर्जी है, वो एनर्जी इस बॉडी का खुद का एनर्जी है। इसके पास जो एनर्जी आता है वो इस बॉडी का खुद का एनर्जी है। तो जो इस बॉडी के डिफरेंट पॉइंट के कारण जो चार्ज है उसके कारण जो एनर्जी आएगा उस एनर्जी को बोलेंगे सेल्फ एनर्जी। और इसके कारण ये दोनों अलग अलग बॉडी, तो अलग अलग बॉडी के इंटरेक्शन के कारण जो एनर्जी होगा हम लोग उसको बोलेंगे इंटरेक्शन एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अगर बारे में बात किया जाए, टोटल एनर्जी क्या होगा, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले सेल्फ एनर्जी निकालेंगे, और सेल्फ एनर्जी निकालने के बाद फिर से क्या करेंगे, इंटरेक्शन एनर्जी निकालेंगे, और उसको एनर्जी को टोटल निकालना है
तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस और माइनस का जैसे जिस प्रकार से ऐड किया जाता है उस प्रकार से। तो सिंपल चीज हम लोग समझे अभी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज बॉडी दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज्ड बॉडी, ये दो तरीके का लेंगे। पहला लेंगे हम लोग इंटरैक्शन एनर्जी, इंटरैक्शन एनर्जी, और सेकंड में क्या लेंगे, सेल्फ एनर्जी। अब इंटरैक्शन एनर्जी क्यों क्या बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, द एनर्जी ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ चार्ज्ड बॉडी, चार्ज बॉडी के इंटरैक्शन के कारण जो एनर्जी होता है उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड इंटरैक्शन एनर्जी। चार्ज बॉडी के इंटरैक्शन के कारण जो एनर्जी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरैक्शन एनर्जी। अब सेल्फ एनर्जी किसको बोलेंगे, तो कोई भी चार्ज बॉडी के पास खुद का जो एनर्जी होगा, कोई भी चार्ज बॉडी के पास खुद का जो एनर्जी होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ एनर्जी। तो लिखते हैं हम इसके बारे में, ठीक है, 1 मिनट बस हो ही गया। तो ठीक है 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 ठीक है। The energy due to, या तो the energy of any charged body by self charge is called what, self energy। कोई बॉडी के खुद के चार्ज के कारण जो भी एनर्जी उसमें होगा उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस एनर्जी को बोलेंगे हम लोग सेल्फ एनर्जी। और दो अलग अलग चार्ज बॉडी के कारण जो एनर्जी होगा उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे इंटरैक्शन एनर्जी। अब हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करेंगे कि इंटरैक्शन एनर्जी को कैसे निकालेंगे और सेल्फ एनर्जी को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इंटरैक्शन एनर्जी को कैसे निकाला जाता है। इंटरैक्शन एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज बॉडी, दो चार्ज बॉडी, समझिए पहले 2 के लिए निकालेंगे, 3 के लिए निकालेंगे, और निकालने के बाद एक जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे। तो पहले 2 के लिए कैसे निकालते हैं समझिए, ठीक है, और उसके बाद 3 के लिए कैसे निकालेंगे उसको भी समझिएगा। अब जब दोनों आप समझ जाइएगा अच्छे तरीके से तो टोटल इंटरैक्शन एनर्जी आप लोग निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा, इधर एक्चुअली ये ट्रैक्टर जा रहा है जिसके कारण से आवाज़ हो रहा है, शायद कोई काम हो रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं। तो इंटरैक्शन एनर्जी ड्यू टू चार्ज बॉडी, तो चार्ज बॉडी टू चार्ज बॉडी हम लोग मान लेते हैं कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल है ही नहीं, पॉइंट P मान लेते हैं, और इस पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है और यहाँ से कोई चार्ज Q1, जैसे कि इस पॉइंट P का वो मान लेते हैं कि ये कोई रेफरेंस पॉइंट O है और O से ये R1 दूरी पर दूर है। कितना दूरी पर है, ये R1 दूरी पर है, कह सकते हैं ना, मान लेते हैं R1 दूरी पर है। तो ये चार्ज Q1 को यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई काम किया जाएगा, बताइए। कोई चार्ज Q है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही पोटेंशियल, कुछ भी नहीं है पहले से।
तो कुछ भी नहीं है पहले से, तो चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई काम होगा? अगर कोई चार्ज नहीं है वहाँ पे, कोई फील्ड नहीं है, तो V इक्वल टू फार्मूला पढ़े हैं E डॉट डी आर। ई का वैल्यू जब 0 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई वर्क, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है। अब कोई पोटेंशियल नहीं है, आपको ये भी पढ़ा गया है कि W इक्वल टू वी क्यू। अब V का वैल्यू तो 0 है, तो V का वैल्यू 0 है, तो चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो भी वर्क होगा वो क्या होगा? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे, कुछ एजम्पशन कर लेते हैं। क्या लिख देते हैं? लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P in a space where no electric field is present। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमको इंटरेक्शन एनर्जी निकालना है। पहले से कोई चार्ज नहीं है, ये हम लोग नहीं लेंगे, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे ठीक है, एट डिस्टेंस r1 फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन से कितना दूरी पर है? तो ऑरिजिन से r1 दूरी पर है। ठीक है, सिंस E इज इक्वल टू 0, r1 पर E का वैल्यू कितना है? 0, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो V भी r1 पर कितना होगा? V भी r1 पर हो जाएगा 0। अगर E है ये नहीं है तो V कहाँ से होगा? ठीक है, ओके ना। अब V इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? Therefore the work done in bringing a charge Q1 from infinite to point P। कोई चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से पॉइंट P पर लाने में कितना वर्क होगा? तो W इक्वल टू पढ़े हैं VQ, और V का वैल्यू कितना है? 0 इंटू Q, मतलब 0। तो Q1 को लाने में जो वर्क किया जाएगा वो कितना होगा? Q1 को इनफाइनाइट से यहाँ पे लाने में जो वर्क किया जाएगा वो कितना होगा? वो होगा आपका 0। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से Q1 जो था यहाँ से आया, यहाँ पे आ गया, Q1 यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं Q नहीं लेते हैं, यहाँ पे P है, O है, N ले लेते हैं। ठीक है, अब N से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं R2। ये वाला डिस्टेंस था आपका R1, और इस वाले डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं? R2। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R। ये R1, ये R2 और ये R। तो बताइए, अब हमको क्या करना है? कोई चार्ज Q2 है और Q2 को यहाँ से यहाँ तक लाना चाहते हैं, तो कितना वर्क होगा? देखिए, एज द चार्ज Q1 इज एट पॉइंट P, इट क्रिएट्स इट्स ऑन पोटेंशियल एट पॉइंट N। यहाँ पे कोई चार्ज Q1 है, तो Q1 है तो N पॉइंट पर ये खुद का पोटेंशियल बनाएगा, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल बनाएगा, लेकिन N पॉइंट पर दूसरा चार्ज को लाना है। यहाँ पे R12 ले लेते हैं, या तो R भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो Q1 है तो N पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू
वो क्या होगा, क्योंकि ये चार्ज है तो इसके आसपास में तो पोटेंशियल बनेगा, एक प्रकार का स्केलर फील्ड बनेगा, तो उस पोटेंशियल बनाएगा, तो उस पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, द पोटेंशियल एट पॉइंट n ड्यू टू Q1, तो Q1 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आप लोग पढ़े हैं V1 इज इक्वल टू, या तो V n पर निकाल रहा है चार्ज 1 के कारण। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 बटे R, चार्ज बटे डिस्टेंस, पोटेंशियल का वैल्यू पढ़े हैं हम लोग। तो वी एन पी इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 Q1/R। अब देखिए, देयरफॉर द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट n, अनफाइनाइट से यहाँ तक यहाँ लाने में जो काम किया जाएगा W2, तो W2 का वैल्यू कितना होगा, तो W2 का वैल्यू होगा V इस पॉइंट पर पोटेंशियल और मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, तो पोटेंशियल कितना है 1/4πε0 Q1/R इंटू Q2, तो हम लोग W2 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। W1 का वैल्यू हमारा 0, पहला को लाने में वर्क हुआ 0 और दूसरा को लाने में वर्क हमारा हुआ इतना। तो अगर हम बात करें टोटल, इसको हम मिटा दें, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल वर्क डन बराबर कितना होगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, मतलब 0 + 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। टोटल वर्क निकाल लिए। अब जब टोटल वर्क निकल गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है कंजर्वेटिव। अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो भी वर्क किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। हम इसको इरेज कर दें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे लिखेंगे। ठीक है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे चार्ज Q2 आ गया है, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इरेज कर देते हैं। ओके 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 ओके। ठीक है, सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, ये एक्सटर्नल वर्क ही है, तो U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो कोई भी दो चार्ज बॉडी है, तो उसके कारण टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/4πε0 Q1 Q2/R, जहाँ पे R क्या था, तो R था Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो ये तो था दो चार्ज बॉडी के कारण। अब तीन चार्ज बॉडी के कारण क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे, इसके बारे में समझिए। हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी
ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्ज बॉडी, 3 गो चार्ज बॉडी है, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो हम फिर से वही एजम्पशन करते हैं, क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर there is a point P in a space of origin O, ठीक है। एक पॉइंट मान लेते हैं P और इसका ऑरिजिन क्या ले लेते हैं O। ये P के जगह पे A ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। ये A है और ऑरिजिन उसका O है, ठीक है। एक और पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे है पॉइंट B और एक और पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट है C। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग लिख देते हैं R1, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको लिख देते हैं R2 और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग लिख देते हैं R3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन O and A is R1, the distance between another point B from origin is R2 and that of C is R3। हम लोग बस मान लेते हैं कि O से A का डिस्टेंस R1 है, O से B का डिस्टेंस R2 है और O से C का डिस्टेंस R3 है। अब हमको A पर चार्ज को Q1 लाएंगे, B पर जो चार्ज लाएंगे उसको Q2 बोलेंगे और C पर जो चार्ज लाएंगे उसको Q3 बोलेंगे। तो उसके कारण से टोटल एनर्जी कितना होगा उसको हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी पोटेंशियल नहीं है, तो ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है तो कोई चार्ज Q1 को अनफाइनाइट से A पर लाने में कितना वर्क होगा, लिखेंगे सिंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, सो द वर्क डन in bringing a charge Q1 from infinite to point A। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो चार्ज Q1 को A से लाने में कितना वर्क होगा बताइए। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम निकाले हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो चार्ज को लाने में जो वर्क होगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो W1 बराबर लिख दिए 0, सिंपल। अब जब कोई चार्ज यहाँ पे आ गया है, अब देखिए कि यहाँ पे चार्ज हमारा आ गया, A पर एक चार्ज आ गया Q1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस है R12, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं R13 और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R23। बस मानने में कुछ नहीं जाता है, हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R12, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R13 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R23। तो ये चार्ज Q1 है, तो चार्ज Q1 के कारण पोटेंशियल यहाँ पे भी बनेगा और चार्ज Q1 के कारण पोटेंशियल यहाँ पे भी बनेगा, दोनों जगह पोटेंशियल होगा। तो ध्यान से समझिए, द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 at point B is
पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल होगा, पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल होगा Q1 के कारण वो कितना होगा, तो हम लोग उसको लिख देते हैं V1, ठीक है, V21 लिख देते हैं, 2 पर 1 के कारण। तो V21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, R12, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल हमको पता है, तो अनफाइनाइट से कोई चार्ज यहाँ पे लाएंगे तो कुछ वर्क होगा। देखिए, देयरफॉर वर्क डन बाय, या तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू बी, अनफाइनाइट से बी पर लाने में जो वर्क होगा वो कितना होगा। तो देखिए W2 लिख देते हैं, W2 इज इक्वल टू V21, यहाँ पे पोटेंशियल, और मल्टीप्लाइड बाई वहाँ से चार्ज आ रहा है वो Q2, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R12 मल्टीप्लाइड बाई Q2। तो W2 इज इक्वल टू निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12। पहला बॉडी को लाने में कोई काम हुआ नहीं, दूसरा बॉडी के लाने में काम हुआ, हाँ। अब तीसरा बॉडी की करना है। देखिए, एट पॉइंट सी पर पोटेंशियल किसके कारण है, तो पोटेंशियल Q1 के कारण भी होगा और पोटेंशियल Q2 के कारण होगा, ठीक है। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी, जिसको हम लोग V3 के नाम से लिख देते हैं, V3 इज इक्वल टू V13 प्लस V, या तो V31 प्लस V32। V तीसरा पर बन रहा है पहला के कारण, और V तीसरा पर बन रहा है दूसरा के कारण। तो यहाँ पे चार्ज Q1 है, तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1/R31, या तो R13। यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R13 है, तो Q1/R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2 यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, R23। मतलब V3 का वैल्यू निकालेंगे तो V3 इज इक्वल टू क्या होगा, V3 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R13 प्लस Q2/R23। इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल इन दोनों के कारण हमारा ये होगा। तो अनफाइनाइट से चार्ज अगर यहाँ पे लाएंगे तो कितना वर्क होगा, देयरफॉर वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q3 को ला रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट सी, अनफाइनाइट से पॉइंट सी तक लाने में जो वर्क होगा वो कितना होगा। तो सिंपल चीज इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। कितना हम लोग लिखेंगे, W3 इज इक्वल टू V3 इंटू Q3। V3 का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R13 प्लस Q2/R23 इंटू Q3। अब Q3 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W3 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, W3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3/R13 प्लस, ब्रैकेट में रहने देते हैं, Q2 Q3/R23। W1 का वैल्यू 0, मतलब पहला वाला चार्ज को लाए तो वर्क हुआ 0,
दूसरा वाला चार्ज को लाएँ तो वर्क हुआ ये, और तीसरा वाला चार्ज को लाएँ तो ये वर्क हुआ। अब टोटल वर्क निकालना होगा, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डन ऑन कंबाइनिंग द 3 चार्ज इज W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। टोटल वर्क डन इन तीनों को कंबाइन करने में जो लगेगा वो वर्क होगा तीनों का जोड़। हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तीनों का जोड़ मतलब W इज इक्वल टू 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई R23 प्लस Q1 Q3 बाई R13। हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 Q1 Q3 बाई R13 और Q2 Q3 बाई R23। समझ में आया? कुछ समझ में आया होगा कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा। तो हमारा जो 3 का चार्ज था उसके लिए क्या करेंगे? पहले इन दोनों के बीच का एनर्जी निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच का एनर्जी निकालेंगे, और फिर इन दोनों के बीच का एनर्जी निकालेंगे। इन दोनों के बीच का एनर्जी मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, ये R12 है, ये R23 है और ये R231 है। तो इन दोनों के बीच का एनर्जी, इन दोनों का बीच का एनर्जी ये गुना ये, और इन दोनों का बीच का एनर्जी ये गुना ये। मतलब जितना सारा चार्ज पार्टिकल है उन सबों के बीच का एनर्जी निकालना है, उन सबों के बीच का एनर्जी निकालना है। तो अगर 4 पार्टिकल होगा, 4 चार्ज बॉडी पॉइंट साइज का है, 4 बॉडी। ये मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R12 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R23 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R34 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? R14। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कुछ होगा, उसको क्या लिखेंगे? उसके लिखेंगे R13, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कुछ होगा, वो R23। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर इस सिस्टम का निकालना है, अगर ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले देखिए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। कितना होगा? सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, हम कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी रहेगा क्या? Q1 Q2 बाई R12। अब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालिए क्या? Q1 Q3 बाई R13 प्लस इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालिए क्या? Q1 Q4 बाई R14। ये हो गया। अब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। इन दोनों का निकाल लिए थे, इन दोनों का निकाल लिए थे, इन दोनों का निकाल लिए थे। अब इन दोनों का निकालिए तो क्या लिखेंगे? Q2 Q3 बाई R23। अब इन दोनों के बीच का निकालिए तो Q2 Q4 बाई R24। अब इन दोनों के बीच का नहीं ना निकला है, तो इन दोनों के बीच का निकालिए तो Q3 Q4 बाई R34। कुछ समझ में आया? सिस्टम और चार्ज बॉडी के कारण टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डन क्या होगा। अब आपको पता है कि टोटल वर्क डन आपको पता है, तो आप लोग पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे W बराबर U बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। और ये U और W बराबर है दोनों। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? द पोटेंशियल
ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्ज बॉडी। n चार्ज बॉडी के कारण क्या होगा, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। Q1 Q2 बाई R12, Q1 Q3 बाई R13, और ये जाएगा Q1 Qn बाई R1n। ठीक है, उसी प्रकार से अब Q1 से सबका इंटरेक्शन एनर्जी निकालिए, अब Q2 से सबका निकालिए, तो Q2 Q3 बाई R23, Q2 Q4 बाई R24, और Q2 Qn बाई R2n। अब Q2 से उसी प्रकार से Q3 से निकालेंगे, उसी प्रकार से Q4 से, उसी प्रकार से Qn-1 और प्लस का साइन दे देते हैं, यहाँ पे सब है। ठीक है, Qn-1 इंटू Qn डिवाइडेड बाई Rn-1 n, और यहाँ तक हमारा चल जाएगा। मतलब समझिए जितना सारा पार्टिकल है ना, सब के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है और सबको जोड़ देना है, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये आप लोग लिख लीजिए, ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि हम लोग अभी जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण क्या होता है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण, 2 चार्ज के कारण, 3 चार्ज के कारण, 4 चार्ज बॉडी के कारण, 5 चार्ज बॉडी के कारण, इसको इंटरेक्शन एनर्जी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अभी हमारा एक चीज़ और बच गया है, सेल्फ एनर्जी। तो सेल्फ एनर्जी के बारे में हम लोग कल के क्लास में या तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।